सबसे पहले मैं इरफ़ान अली ताज साहब को ढेर ढेर शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बड़े अच्छी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम रूबरू, जो कि हम एंटरटेनमेंट्स में आता है, उसके लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस इलाके में जितना काम अफ़ज़ल फाउंडेशन के ज़रिए इरफ़ान अली ताज कर रहे हैं, शायद ही आज तक किसी ने किया है। ताज साहब, क्या आप मेरे व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये जो अफ़ज़ल नाम है, ये मेरे छोटे भाई का नाम था, जो मरहूम अभी इस दुनिया में नहीं है। बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया से चल बसे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस का आला साला मुकाम अता फरमाए। तो उनकी याद में हम लोग जब भी मौका मिलता है हम लोगों को कुछ नेकी करने का, हम लोग उसके नाम से करते हैं। और इस फाउंडेशन में अफ़ज़ल फाउंडेशन रखने का यही वजह है, और कुछ नहीं। लोग बराबर हम लोग से पूछते हैं कि अफ़ज़ल अफ़ज़ल के माने देखिए, अफ़ज़ल होता है द बेस्ट। बट क्योंकि अब मेरा छोटा भाई इस दुनिया में नहीं है, तो क्या हुआ, फिर भी उसके नाम से हम नेकी तो कर सकते हैं, उस पर सवाब जारिया तो पहुंचा सकते हैं। बस यही सोच है, लोगों को मदद करने के, जो ज़रूरतमंद है उनके साथ खड़े होने का। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आप किसको मानते हैं अपने लिए? हमारे प्यारे नबी को। माशाल्लाह। जी। ताज साहब, हमने देखा कि 2020 हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए एक कहर बन के आया, जी। ख़ास करके हिंदुस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि 2020 की शुरुआत हुई, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। फरवरी के बाद मार्च आया, प्रोटेस्ट जारी था। कोविड-19 के वजह से सारे मुल्क में 4 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया। जी। बीच में आम्फन तूफ़ान भी आया, और उसके बाद ये फार्म बिल्स। तो 2020 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह पाक ऐसा साल दोबारा ज़िंदगी कभी हम लोगों को ना दिखाए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो काला कानून आया, हमारी जो अभी दिल्ली वाली सरकार ने जिसको ज़बरदस्ती लाया है और थोपा गया हम लोगों के ऊपर में, ये देखिए इंसानियत के खिलाफ वाला बिल है। ये बिल बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। ये बिल सिर्फ़ और सिर्फ बोलते हैं ना, गंदे सोच, जो लोग के सोच अच्छे नहीं है, उसका ये नतीजा है, और कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी धर्म के लोग हैं मिलजुल के एक साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बट कुछ लोग हम लोगों को बांटना चाहते हैं, हम लोगों को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, एक दूसरे से नफरत, पूरे मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हैं, इसीलिए वे लोग ये सब करते हैं। और इनका मंशा कुछ नहीं है, ये लोग, इनका मंशा यही है कि हम लोग एक दूसरे से लड़ाया जाए, हम लोग एक दूसरे के साथ बांटा जाए, और इनकी जो रोटी है, राजनीति वाली रोटी, वो सीखती है, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग, देखिए, लोग बोलते हैं ना, इन लोग कामयाब नहीं है, ये लोग नाकाम हैं। इन लोगों ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया हो जो कि जनरल पब्लिक के हित में बढ़िया हो। इसीलिए ये लोग ये सब अपने जो घिनौनी सोच को ला करके लोगों का टाइम बर्बाद करते रहते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं। और ये लोग जो अपना, इनका जो नीयत है, गलत नीयत, उसको ये लोग अपना साइड की साइड से पूरा करते रहते हैं। अब जब देखिएगा, जब किसी भी कानून को ये लोग लाते हैं, लोगों को उसमें उलझा करके ये लोग अपनी दूसरी मंशा को पूरी कर लेते हैं। आप ये देखिएगा, हर बार ऐसा ही होता है, और अभी भी ऐसा ही होगा। ताज साहब, हमने देखा कि जब कोविड-19 का कहर हम सब पे बरस रहा था, जी। आपने कुछ नहीं सोचा, आपकी और आपकी तमाम टीम मेंबरान ने मिलकर सारे अवाम की जो खिदमत की इस साल। कई बुज़ुर्ग का कहना है कि उन्हें हाजी मुल्ला जान साहब का याद आ गया, आपकी इस लगन को देख के, अवाम के लिए मोहब्बत को देख के। क्या गुज़र रहा था आपके दिल में? क्या आपके दिल में आया कि आपने आगे बढ़कर ये सब काम लोगों के लिए किया? एक्चुअली जब पहला दिन लॉकडाउन हुआ, तो हम लोग उस दिन ऑफिस में आए थे, सब देखा जाए तो से बंद करने के लिए नियत से आए थे। तो अगर कुछ ज़रूरी सामान को घर पे ले जाकर वहाँ से हम कुछ काम कर सकेंगे, करेंगे, ऑफिस बंद कर देंगे। तो जब रात के वक्त बंद करके ऑफिस को हम नीचे उतर रहे थे, तो सामने हमारे एक बुज़ुर्ग रहते थे, अभी वो फ़िलहाल गाँव में है। तो हम लोग की, मैं उनको नीचे जब उतरने का, उनको जब मैंने देखा, तो मुझे देख के बहुत रोने लगे। मुझे सोचा क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। बोले, बेटा हम सुबह से कुछ नहीं खाए, बहुत भूख लगा है, पॉकेट में पैसा है बट कहीं खाने का नहीं मिला, क्योंकि हम रास्ते पे रहते हैं, हम अकेले रहते हैं, सब होटल्स बंद हैं, बहुत प्रॉब्लम हुआ सुबह से, मतलब भूख से हालत ख़राब हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जान पहचान के लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए खाना का हम लोगों ने इंतज़ाम किया, खाना खा लिया। उसके बाद हमारे
साथ में जो लोग उस टाइम थे, मेरा छोटा भाई था और भी मेरे जो कुछ कलीग से साथ में थे, मेरे दोस्त थे, हम लोगों ने डिसाइड किया कल से हम लोग इंशाल्लाह रात को डिनर का इंतज़ाम करते हैं। वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने डिनर, मतलब सेकेंड डे ऑफ द लॉकडाउन हम लोगों ने डिनर बनाया। डिनर बना के जब सर्व करने निकले हैं, तो जब सर्व कर करके सब बच्चे हमारे वापस आए हैं, सबके आँख में आंसू था और सबका एक ही कहना था कि भाई ये बंद मत कीजिएगा, बंद मत कीजिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। उस दिन से अल्हम्दुलिल्लाह जब तक लॉकडाउन चला, 4 महीने के बाद भी जब मतलब सैटरडे वीकेंड्स पे चला, तब भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते पे थे और हमारे जितने भी भाई जो ज़रूरतमंद थे उनके साथ में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने नेक काम से करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताज भाई, हम लोगों ने ये भी देखा कि आपने बहुत लोग जो कोविड के टाइम में यहाँ महामारी के टाइम में यहाँ फंसे हुए थे, आप लोगों ने उनको अपने घर भी पहुँचाया। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हम लोग के यहाँ पे मारामारी स्टार्ट हुई कोरोना की, लॉकडाउन पूरा हो गया, तो बहुत सारे लोग हमारे एरिया में जो डाला लगाते हैं या फिर जो मजदूरी करते हैं, उन लोग अपने घर की तरफ किसी भी हाल में उन लोग बस चाहते थे कि लोग अपने घर को चले जाएं। तो उस दौरान क्या हुआ कि मुझे एक फ़ोन आया कि यहाँ से कुछ बच्चे एक गाड़ी लेकर के अपने गांव जा रहे थे। वो गाड़ी रास्ता में एक्सीडेंट हो गया है, उसमें से एक बच्चे का हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो मुर्शिदाबाद साइड में किसी हॉस्पिटल में एडमिट था। तो हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने यहाँ से रब्ता कायम किया मुर्शिदाबाद, जिस हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट थे, बट हम लोग उसको बचा नहीं पाए। तब से हम लोगों ने एक फ़ैसला लिया, अपने लोगों से बैठ के बातचीत की और जितने हमारे एरिया में जितने भी लोग जो लोग गाँव जाना चाहते थे, उनको हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप लोग अपनी जान की बाजी लगा करके अपने गाँव मत जाइए, क्योंकि कुछ लोग हम लोग के एरिया में जो वैन चलाते हैं, वो लोग वैन ले करके अपने गाँव के लिए निकल पड़े थे यहाँ से। हम लोगों ने उन लोगों को भी समझाया कि देखिए, वैन रास्ता में अगर खुदा ना खास्ता आपका टायर पंचर हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप लोगों के लिए वो वैन बहुत मुसीबत बन जाएगा, और क्योंकि आपका सिर्फ वही ज़रिया माश है, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। लोग सुने हम लोगों की बात, हम लोगों ने वादा किया था कि ज़रा सा भी हम लोग को सुविधा मिलेगा इंशाल्लाह आप लोगों को आपके घर तक छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार की तरफ से जब पासेस बनने वाला, पासेस का इंतज़ाम होने लगा, हम लोग की सरकार ने जब पासेस इशू की, तो हम लोग उसको पासेस लेकर के लोगों को उनके घर तक पहुँचाने का काम स्टार्ट किया। पहले जो हमारे जवान बच्चे थे, वो लोग ट्रक से जाना चाहते थे, मतलब एक ट्रक में समझ लीजिए 70, 60, 80 बच्चे आ जाते थे, तो वो घर जाना चाहते थे। हम लोगों ने उसमें उन लोग ने जो कर सकते थे किया, बट फिर हम लोगों के पास फ़ोन आने लगा हमारे बुज़ुर्गों का, हमारी माँ बहनों का, जो बच्चों के साथ यहाँ फंसी थी। वो लोग तो ट्रक में नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने उन लोगों के लिए बसेस का इंतज़ाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी खुशी वो लोग बस में बैठ के अपने अपने घरों तक पहुँचे। हम लोग को सबसे परेशानी का सामना जो करना पड़ा, जो कुछ पेशेंट यहाँ पे इलाज कराने कलकत्ता में आए थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो लोग यहाँ फंस गए थे। उन लोगों को गांव भेजने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हम लोगों से रब्ता कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सबको अपने उनके गाँव तक अच्छी तरीके से पहुँचा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने ये भी सुना कि कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज का भी प्रबंध हुआ था। जी, हम लोग एम्बुलेंस की सर्विस उस टाइम बहुत ज़रूरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के एरिया में ऐसा तो कोई घटना बहुत कम हुआ जिसकी वजह से हम लोग को एम्बुलेंस 24/7 अपने पास रखना पड़ा, बट जब भी दरकार लग रहा था तो हमारे कॉन्टैक्ट्स में कुछ एम्बुलेंस वाले थे जो दिन रात हम लोग के लिए, हम लोग के साथ खड़े थे हमारे लोगों के लिए। तो जब जो पेशेंट यहाँ से बिहार जाने के लिए जब भी कुछ जैसे जो आगे यहाँ ट्रक फंस गए थे, उन लोगों को भेजने में एम्बुलेंस का बहुत सारा काम है। मैं आपकी हर बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया के ज़रिए कई सारे लोगों को आपके लिए बोलते हुए देखा और मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स भी इसे ज़रूर देखें। आप भी देखिए सर। ये हालात जो था, इससे निकल करके अपने लोग बाल बच्चों के सामने जा रहा है तो खुशी तो होना है। ये हमारे ताज भाई, हमसे वो छोटे, हम तो भाई बोले या भतीजा बोले या बेटा बोले, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से ये ख़ास रहमत आए और हम लोग की दुआ है कि अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे। हमने कोलू टोला के एरिया में एक ज़माने से है, लेकिन आज तक ऐसा कोई माय का लाल नहीं देखा जो अल्लाह ने इसको दिखाया। इतने सारे लोगों को खाना और इतना सारा इंतज़ाम, और ये नहीं कि आज वो हमको बस में हम जा रहे हैं तो ये हम तारीफ़ कर रहे हैं, नहीं,
हम लोग देखते आ रहे सुनते, ऐसा कोई माय का लाल अल्लाह ने शायद पैदा कर दिया तो उनकी मर्जी, लेकिन मैंने आज तक अपनी नज़र से ऐसा नहीं देखा। हमारे कोल्लू टोला के एरिया में 1 से 1 लोग होंगे, लेकिन नहीं, इनका मिसाल अल्लाह के तरफ से, अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे, बस यही हम लोगों की दुआ है। लॉकडाउन जब था तो आप लोग यहाँ जब थे कोल्लू टोला में, जी, खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है? खाने पाने के लिए जैसे था वो ये बहुत हेल्प किए हैं, घरे घर जा कर के खाने का अनाज भी पहुंचा है, और उसके बाद इस एरिया में जो लोग हैं जो ऐसे खाने वाले, उनके लिए खाना भी पहुंचा है। लाइन लगा के हो या ऐसे हो, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम यहाँ पर भूखे रह गए। बाकी और भी एरिया के लोग आकर के यहाँ इनके पास खाना वाना खाए हैं, बाकी ठीक। ताज साहब, आप हमारे व्यूअर्स को ये कहना चाहेंगे कि इन सब हेल्प के अलावा आप और आपके टीम ने हमारे लोगों को क्या क्या सहूलियत और दिया, और आपने उनकी कैसे कैसे मदद और की? जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम चालू हुआ। बट क्योंकि सैनिटाइजेशन की जो मशीन आती थी वो गली मतलब लेन्स और बाई लेन्स में नहीं जा सकती थी, और हम लोग के एरिया में लेन्स बाई लेन्स बहुत सारा है, कुछ बस्ती नुमा एरिया पे। तो लोगों को इस बात की तकलीफ़ थी कि कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी आ रही है वो मेन रोड पे या फिर स्ट्रीट में सैनिटाइज़ करके चली जा रही, बट हम लोगों की गली, हम लोग के मोहल्ले, हम लोग घर तक नहीं पहुँचवा रहे। तो हमारी पूरी टीम, हम लोगों ने बैठ कर मशवरा किया, क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें जो लोगों का ये जो ग्रज है कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ, या फिर हमारे मतलब जो ये सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो पा रहा था, तो हम लोगों ने हैंड पंप का इस्तेमाल किया। हैंड मशीन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कोई जान पहचान वाले थे, उनके पास ये मौजूद था, क्योंकि उन लोगों का ये मैंगो लेन में काम इसी चीज़ का, तो वहाँ से हम लोगों ने मशीन मंगवाया। उसके बाद सैनिटाइज़ का इंतज़ाम किया, और हम लोग हर एक लेन्स बाई लेन्स, बस्ती, यहाँ तक कि हम लोग ने किसी भी एक घर को नहीं छोड़ा। हर एक हफ्ते में, एवरी वीक हम लोग ये रूटीन बना लिए थे कि सबके गली में, मोहल्ले में, सबके घर में, सबके सीढ़ी में, सबके बाथरूम में, सबके किचन में जा कर के हम लोगों ने सैनिटाइज़ किया, जब तक मतलब ज़रूरत था। जब लोगों ने खुद से जब बोला कि नहीं और अब ठीक है, अब हम लोग को सब कुछ खुल गया है, सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है, हम लोग ला के अपने अपने घर में कर सकते हैं, तब फिर हम लोगों ने इसको रोका। और उस दौरान हम लोगों ने किसी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च किसी को भी नहीं छोड़ा। जितने भी हमारे धार्मिक स्थान थे, हम लोग हर एक जगह पे जाकर के सैनिटाइज करते थे, और लोग इसके बदले हम लोग को बहुत सारी दुआएं देते थे। और हम लोग का मकसद यही था, इंसानियत को बचाना, लोगों से दुआ को। जी, हमने देखा कि आपने सैनिटाइज़र के साथ लोगों को बहुत सारा हेल्प किया, साथ ही साथ आपने बहुत मास्क भी दिए उन्हें अवेयरनेस देना ये ज़रूरी था कि कोविड से कैसे बचा जाए। जी। और ताज साहब, ये कोविड का मसला ख़त्म ही नहीं हुआ था कि अल्लाह ताला का एक और कहर हम पे टूट पड़ा, जिसका नाम था अम्फान। हमने देखा कि आप और आपके तमाम मेंबरान, अफजल फाउंडेशन के तमाम मेंबरान, आपके हर एक टीम मेंबर ने मिल के शिद्दत से लोगों का साथ दिया। एक तरफ से आंधी तूफ़ान चल रहा था, बरसात हो रही थी, और आप लोग उस बरसात में, उस तूफ़ान के बीच में जूझते हुए लोगों के घर घर तक पहुंच रहे थे, देख रहे थे कि किसका मंजिल, किसका मकान कहीं कमज़ोर तो नहीं, लोगों को तकलीफ़ ना हो, किसी का छत ना उड़ जाए। क्या आप लोगों को ज़रा सा भी, एक सेकंड के लिए भी इस कहर से डर नहीं लगा? यकीन मानिए ज़रा सा भी डर नहीं लगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही बहुत सारा अलर्ट आ रहा था इस मतलब ये तूफ़ान अम्फान को लेकर के। हम लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक दिन पहले भी अपने एरिया में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हम लोगों ने पूरा ऑटो घुमा करके पूरा अवेयर किया कि अपने घर को, अपने खिड़की को, दरवाजे को, छत को, मतलब जो जहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर एरिया उसको सही करते हैं, अपने छत पे कुछ ऐसा सामान नहीं रखें जो उड़ के किसी दूसरे घर पे जाके उसको परेशानी का सामना करना पड़े। उसके अलावा हम लोग के लोकल पुलिस स्टेशन से जानकारी मिली कि हम लोग के एरिया में कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत डिलापिडेटेड हैं, और सरकार की तरफ से उसमें उस बिल्डिंग को लेकर के बहुत सारी टेंशन हो रहा है उन लोगों को कि अगर वो बिल्डिंग खुदा ना खास्ता गिर गया तो उसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि कुछ जो डिमार्केट बिल्डिंग जो बिल्डिंग था उसको खाली करवाना। तो हम लोगों ने पुलिस के साथ देकर कुछ तो बिल्डिंग को खाली करवा के अपने मकान पर ला करके रखा, ताकि देखिए अगर हम लोग इस माशरे में रह करके हम लोग के सामने हम लोग की ज़रा से भी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो हम लोग के ऊपर इसका बहुत ख़राब असर पड़ेगा, और हम लोग इस चीज़ को मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने जाकर रिक्वेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने भी हम लोगों का साथ दिया। तो जो 2-4-5 बिल्डिंग्स थी जो कि
जिनका कंडीशन बहुत ख़राब था। सारे लोगों ने हम लोगों की बातें सुनी, सारे लोग हम लोगों के साथ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे बिल्डिंग खाली हो गया और उसके बाद जहाँ जहाँ पे अम्फान आने के बाद जहाँ जहाँ पे जो परेशानियाँ हुई तो हम लोग क्योंकि पहले से तैयार थे, हम लोग अपने साथ में इलेक्ट्रीशियंस प्लस जितनी हमारी टीम के हम लोग सब रेडी थे कि अगर कहीं पे भी कुछ दुर्घटना होता है तो उसका हम लोग किस तरीके से सामना करेंगे। हम लोग के पास पूरा एक फ्रेम पूरा तैयार था। जो जहाँ पर ही खबर आ रहा था हम लोगों को कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो हम लोग खुद से जा करके कोशिश कर रहे थे उसको कंप्लीट करने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह पे हम लोग कामयाब भी हुए। जहाँ पे नहीं हो पाए वहाँ पे हम लोग को CSC का सहारा लेना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ही CSC भी आकर के अपना काम करके गई। प्लस जहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ था, जहाँ पे कहीं छत गिर गया, कहीं पे किसी का एस्बेस्टस उड़ गया है, किसी का टैंकी उड़ गया है, तो हम लोग हर साइट का विज़िट किया। विज़िट करने के बाद में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि जो जिस तरीके का तूफ़ान था वैसा हम लोग के माशरे में, कम से हम लोग के एरिया में नहीं हुआ। और जो डैमेजेस थे उसको हमारी सरकार की तरफ से जो डैमेज देने का बातचीत किया गया था, तो जो लोग हम लोग के पास आए थे हम लोगों उन लोगों को दिलवाया भी है। प्लस हम लोगों से जो मदद हो सका था हम लोगों ने भी किया और ये ज़रूरी था। जी, ये हम सब ने देखा है कि आपने किस तरह का, आपने और आपके टीम मेंबर्स ने मिलकर सब लोगों का साथ दिया बुरे वक्त में। हाल ही में हमने ये भी देखा कि आप बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इदारा कहते हैं, सोशल इदारा, उनसे भी आप जुड़े हुए हैं। हाल ही एक मसला उठा था खिलाफत कमेटी का, आप वहाँ पे आप और आपके मेंबरान मिल करके उनके साथ बैठ करके आप एक नतीजे में पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जगह का 1 नंबर कोलूटोला लेन, शायद उसका नाम है, 1 बाय 1 मौलाना शौकत अली स्ट्रीट। जी, पहले कोलूटोला था, शौकत अली स्ट्रीट हो गया, मौलाना शौकत अली स्ट्रीट, उसका म्यूटेशन हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में वहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी हॉल हमारे लिए बनेगी। और साथ ही साथ आपका कहना है कि वहाँ एक बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर होगा जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर क्लासेस ले सकेंगे, पढ़ाई ले सकेंगे, क्योंकि हमारा यही सोचना है कि जब तक हमारा यूथ, हमारा बच्चे लोग पढ़ नहीं सकते हैं, वो डेवलप नहीं कर सकते, और वो नहीं डेवलप करेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप नहीं करेगी। और साथ ही साथ आप मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, जो इतना पुराना क्लब है हमारे कोलकाता के, उसके भी आप मेंबर हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल जो भी सेंट्रल में नया बन रहा है उसके भी आप मेंबर हैं। तो आप एक एकलौते शख्स हो के आप इतने सारे चीज़ एक साथ मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, जब आपका सोच सही रहेगा अल्लाह पाक मंजिल आसान करेगा। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं यही सोच लेके जाते हैं, अगर हम लोग से कुछ बेहतरी हो पाएगी हम लोग करेंगे, वहाँ पे रहेंगे, अदरवाइज़ ना वहाँ रहना सही है ना वहाँ कुछ करना सही है। यही सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अभी हर जगह और जहाँ जहाँ का आप लोगों ने नाम लिया है, पहले मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर है। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हम लोग के जितने सीनियर्स हैं और हम लोग जितने भी जूनियर्स हैं, हम लोग सब स्पोर्टिंगली क्लब के बारे में सोच के उसकी मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी आ रहा है। इस्लामिया हॉस्पिटल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, OPD खुल गया है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जिस तरीके से हमारे सीनियर्स उसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह पूरा हॉस्पिटल भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरी बात रही कलकत्ता खिलाफत कमेटी की। कलकत्ता खिलाफत कमेटी एक बहुत बड़ा इदारा है, बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा इदारा था, अभी नहीं है, सच है ये। आज से करीब 16 से 17 साल पहले सुब्रतो मुखर्जी ने, हम मेयर थे उस टाइम कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने एक जगह दिया था हम लोगों को, जिसको हम लोग पहले घोड़ा स्टैंड कहते थे, जिसको अभी कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने म्यूटेशन करके 1 बाय 1 मौलाना शौकत अली स्ट्रीट का एड्रेस दिया। वो जगह तकरीबन 17 साल से इसी तरह वैकेंट पड़ी थी। मिलने के बाद भी पता नहीं क्यों हमारे ऑफिशियल्स या खिलाफत कमेटी के ज़िम्मेदारान क्यों नहीं उसके बारे में सोच रहे थे। तो बीच में वहाँ पे कुछ गंदगी चालू हो गया था, जिसके लिए वहाँ के जो मुकामी लोग उन लोगों ने कंप्लेन किया, वीडियोस बना के दिखाए, वो अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। तो हम लोगों ने इसके लिए, हम अभी जो साबिक प्रेसिडेंट हैं शाकिर रंडीनी साहब, उन्हें मैंने इतला भी दी थी, बट कुछ ख़ास उसका एक्शन नहीं हुआ। जो जनरल सेक्रेटरी हैं सईद साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया था। तो हम लोगों को ये फील हो रहा था हम लोग के कि एक अच्छा चीज़ नहीं हो रहा, गलत चीज़ हो रहा है। एक जगह होते हुए आप उसका अगर डेवलप नहीं कर पा रहे तो कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ वजह रही होगी। इसीलिए हम लोगों ने एक दिन फैसला लिया कि हम लोग कमेटी से सवाल जवाब करेंगे, वजह क्या है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप लोग। तो 29 नवंबर को पता चला कि खिलाफत कमेटी में मीटिंग है, तो हम लोग गए। तो वहाँ पे सारे ज़िम्मेदारान जो खिलाफत कमेटी के वो लोग मौजूद थे। उनसे हम लोगों ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोसेस हो रहा है,
और हम लोगों को 2 महीना का टाइम अगर दीजिएगा तो हम लोग का जो प्रोसेस है वो हम लोग आपको बता पाएंगे। तो बात यही हुआ था, तय हुआ था कि 31 जैन दोबारा हम लोग मिलेंगे, हम लोग को बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द आउटकम, क्या हुआ है या क्या हो रहा है। तो 31 जैन को जब हम लोग दोबारा गए तो शाकिर रणधीरन साहब, हमारे मिनिस्टर साहब जावेद खान साहब, मंसूर अंकल सब वहाँ पे थे। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने म्यूटेशन करवा लिया है, तो हम लोग जल्द से जल्द प्लानिंग का काम भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द बिल्डिंग को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी बात है कि चलिए अच्छा बात है कि आप लोगों ने म्यूटेशन करवा लिया और जल्द से जल्द आप लोग दोबारा उसके बारे में, उसको बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचेंगे। अच्छी बात है, इसलिए हमने बोला वेरी गुड। अगर नहीं होगा तो हम लोग फिर इसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, ये हम लोग का हक़ है। और ये ज़मीन है, ये तो किसी पर्सनल किसी को नहीं मिला है, कलकत्ता खिलाफत कमेटी को मिला है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो बनाएं और फलाही काम करें जिससे हमारे मिलत के लोगों को फ़ायदा हो। यही मकसद था और कुछ मकसद नहीं था। और जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा कि जो ज़िम्मेदारान हैं अगर अपने काम को बखूबी अंजाम नहीं दे रहे हैं तो हम लोग वहाँ जा कर के उनके सामने खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। जहाँ मिलत की बात आएगी, जहाँ लोगों की ज़रूरत की बात आएगी, वहाँ पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये हमारा राइट भी है और ये हमारा मज़हब भी हम लोगों को यही सिखाता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द मकान बन जाए, ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, जो हमारी बहन बेटी की शादी करने के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर वो हो जाए। प्लस कोचिंग सेंटर ऐसा हो जाए जहाँ हमारे बच्चे जिनकी घर पे जगह नहीं है, सहूलत नहीं है, वहाँ जाकर कोचिंग करके अपने मुस्तकबिल बना सकें, हमारे काम को हमारे आगे लेके जा सकें। बेशक इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ताज साहब, पिछले 2-2.5 महीने से हम सब देख रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में द्वारे सरकार नामक एक कैंपेन ज़ोर शोर से चल रहा है। जी हमारे इलाके में, आपके इलाके में, मोहम्मद जान हाई स्कूल में भी जी 43 वार्ड का ये प्रोग्राम बार बार चला और हमने देखा कि आप और आपके टीम ने मिलके सब लोगों को घर घर जाके ये बेनिफिट के बारे में समझाया भी और ये बेनिफिट दिया भी। और उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ जिसमें आपने एक फ्री आई चेकअप कैम्प जी और साथ ही साथ गरीबों जिनकी हैसियत नहीं है, अगर किसी को कैटरैक्ट, ज़रूरतमंदों को जिनको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, जिसे मोतियाबिंद भी कहते हैं, उनका फ्री ऑपरेशन का भी इंतज़ाम है और साथ ही साथ फ्री चश्मे भी आपने बांटा। इसके बाद नेक्स्ट अफजल फाउंडेशन और ताज इरफान अली ताज साहब हमारे लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं? पहला जो आपने बताया द्वारे सरकार एक बहुत ही अच्छा स्कीम जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लाया, बहुत अच्छा स्कीम है। और जो स्वास्थ्य साथी कार्ड के बारे में आपने बताया कि घरों के घरों तक पहुंचाया, बताया, फॉर्म फिलअप कराया और फ़ायदा भी दिलवाया। तो माफ़ कीजिएगा राहिल साहब, हम लोगों ने घर तक जाके बताया, फॉर्म फिलअप करवाया, मगर फ़ायदा हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे एक छोटा भाई ये काम करता है, मेरे साथ में ही है। 3-4 दिन पहले वो आके बताया कि उसकी सास का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, BP पुद्दा हॉस्पिटल में लेके गया उसको और वहाँ उस स्वास्थ्य साथी कार्ड के ज़रिए से उसका पूरा ऑपरेशन फ्री में हुआ। तो ये दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। एक नॉर्मल इंसान जो कभी हमको लगता है कि मेडिकल या इस्लामिया छोड़ के कहीं नहीं गया हो, वो BP पुद्दा हॉस्पिटल लेके अपनी सास को जाता है, एक बढ़िया रूम मिलता है, वहाँ पर उसका ऑपरेशन फ्री में होता है। तो दिस इज़ जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। तो ये बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही बढ़िया काम हमारे चीफ मिनिस्टर कर रही हैं। और नॉट ओनली स्वास्थ्य साथी कार्ड, उसके अलावा जितने भी स्कीम्स हैं, आप अगर सब स्कीम्स के बारे में वर्कआउट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मतलब ना जितना भी तारीफ़ हम लोग अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा करें कम। इतना अच्छा स्कीम हमारे लोगों के लिए, हमारे ज़रूरतमंद भाई बहनों के लिए लेकर आ रही हैं, जो कि आउट ऑफ द इमेजिनेशन है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम के लिए हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, उनको सराहना चाहिए और उनका हम लोगों को थैंक्स, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। और भी एक नया स्कीम कल परसों ही लॉन्च की है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा कि वहाँ अन्नपूर्णा 5 रुपये में लोगों को पेट भर करके खाना मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सब्ज़ी और उसके अलावा रोज़ का अलग अलग मेनू भी रहेगा। कल जैसे अंडा से स्टार्टिंग हुआ था। जी। तो ये एक बहुत बड़ा बात है कि एक सरकार अपने लोगों के लिए इतना सोच रही है कि ये एक मिसाल है। और सब जगह पे क्या होता है, सरकार स्कीम्स तो लागू कर देती है बट उसको पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाती है।
उस पर काम नहीं कर पाती है। बस स्कीम्स पे स्कीम लाई जाती है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बट हम लोगों के यहाँ पे ये प्रैक्टिकली हो रहा है, ये सिर्फ पेपर में नहीं हो रहा है। इसका सबूत मेरे पास में ही मौजूद है जी। और आपने ये नहीं बताया कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मिस्टर ताज एंड अफजल फाउंडेशन टीम। जब जहाँ लोगों की कहीं परेशानी होगा, लोगों की हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग तन मन धन से वहाँ साथ रहेंगे और आज नहीं मरते दम तक रहेंगे। देयर इज़ नो नेक्स्ट, देयर इज़ ऑलवेज, इंशाल्लाह। अच्छा ताज साहब, ये तो रह गई आपकी सोशली आप कैसे लोगों के साथ मिलते हैं, उनके लिए क्या क्या करते हैं। जी कहीं ना कहीं आप राजनीति के साथ भी जुड़े हुए हैं। है। अभी जैसा माहौल चल रहा है इलेक्शन का, एक पार्टी है MIM जी जो ज़ोर शोर से कोशिश कर रही है बंगाल में एंट्री लेने के लिए, जी और कहीं तक वो कामयाब भी हुए हैं। जी। तो अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है, माइनॉरिटी क्या MIM का साथ देगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, इलेक्शन लड़ने का सबको हक है, जमहूरी मुल्क है, जो चाहे इलेक्शन लड़ सकता है। बट हम वोटर्स को, हम लोग जो वोट करने जा रहे हैं इस बंगाल के इलेक्शन में, आने वाले असेंबली इलेक्शन में, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के साथ कब कब कौन कौन खड़ा था। अगर किसी भी एक जगह पे आपको लगता है कि आपने जिस पार्टी का नाम लिया अगर वो थे, तो उनके बारे में सोचिए, और अगर नहीं थे तब भी सोचिए कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में क्यों, अम्फान के टाइम में क्यों नहीं, लॉकडाउन के टाइम में क्यों नहीं। तो इसका जवाब हमारे एक भाई ने मुझे दिया था, ये तो हैदराबाद में रहते, वहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ किया, तो फिर यहाँ इलेक्शन लड़ने से क्या फ़ायदा। हैदराबाद में इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन लड़िएगा पूरे वहाँ की बंगाल में, तो आपको बंगाल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और बात रही कि वो कामयाब हो गए हैं, तो मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, जब इलेक्शन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोगों के बीच में रहा है और कौन कामयाब होगा इंशाल्लाह। किसी बड़े नेता MIM के उन्होंने ये दावा किया है जी कि TMC इज़ नथिंग जी बट अ ब्रांड फैक्ट्री ऑफ मॉडर्न नेपोटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। उनका कहना है कि चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, जी शोयन देव चट्टोपाध्याय हो, जी यासिर हैदर हो, जी। शम्स इकबाल हो या फैज़ खान हो, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उनकी सोच है, और मेरा बोलना ये है कि देखिए आप, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे लोग आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, और इलेक्शन ख़त्म होगा सब अपने घर को वापस चले जाएंगे। हम लोग के बिहारी में कहावत है कि जब बरसात आती है तो मेढक टर बोलता है, जब बरसात ख़त्म होता है सब अपने अपने घर को वापस लौट जाते हैं। तो इसीलिए सबका मुँह है, सबका हक है बोलने का, सब बोलिए, मगर बोलने से देखिए कुछ नहीं होता, करने से होता है। आप में हिम्मत है, आप में दम है, आप आके काम कीजिए, फिर आपको जो कहना है आप हक के साथ कहिए ना लोगों को, कि आ करके अब कोई ये हैदराबाद से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, अभी सब आएंगे, बट ये देखना है कि इलेक्शन के बाद यहाँ पे और कौन कौन आते हैं। और भी एक पार्टी वो सिर्फ आगे वादा करती है, सब स्टेट में जाके इलेक्शन के वक्त पे देखिए वो भी आई हुई है, फिर वादा करके अपने घर को वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, सही और गलत में डिफरेंस समझते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग वो गलती नहीं दोहराएंगे जिससे पहले एक हमारे पास के स्टेट में जो लोगों ने गलती को दोहराया है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ दिनों से बड़े बड़े दिग्गज जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से BJP ज्वाइन कर रहे हैं, जी और कल की बात है कि एक और बड़ी हस्ती, एक बड़ी शख्सियत जनाब दिनेश त्रिवेदी साहब ने पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने ऐलान किया कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें घुटन हो रही है TMC पार्टी में। तो ये जो कई जाने पहचाने चेहरे जिन्होंने BJP ज्वाइन किया है, उनके बारे में आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है क्या मिस्टर दिनेश त्रिवेदी भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर में इलेक्शन से पहले BJP ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अगर हम तो उनको बहुत पढ़े लिखे लोग समझते थे, क्योंकि दीदी ने एक एंटी सोशल एलिमेंट को उनके खिलाफ उनको दूर रख के इनको चुना था। अगर दीदी का सोच उतना ही गंदा होता तो आज जो वो सो कॉल्ड जो MP वहाँ के बने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो दीदी इनको नहीं चुन के उनको ही चुनती अगर दीदी का सोच ऐसा रहता है। बट ये दिनेश त्रिवेदी जी का सोच है, क्यों इन्होंने ये कॉल लिया ये उनको वो बेहतर जानते होंगे, शायद उनको भी कुछ ऑफ़र मिला होगा। और बात रही कि बहुत नहीं कुछ लोग गए,
और जो जाना चाहते हैं उनको जाने देना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आदमी को कहीं अच्छा नहीं लगे ना तो उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। और दूसरी बात, जब वो लोग जाएंगे नहीं तो हम लोग कैसे आएंगे। और अभी तृणमूल को युवाओं की दरकार है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे लोग सीट को ब्लॉक करके बैठे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे थे वो देखिए आज भी दीदी के साथ है, जो काम नहीं कर रहे थे आज वो दीदी के खिलाफ है। फ़र्क इतना ही है, दीदी के साथ अभी वही लोग हैं जो लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन लोगों को ये समझ में आ गया था, क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, हम लोग पब्लिक के बीच में नहीं थे, हम लोग पब्लिक के साथ कुछ अच्छे बुरे में शामिल नहीं थे, तो हो सकता है कि हम लोग वी आर नॉट द वन जो दीदी की नज़र में इस वक्त हों। तो इसके लिए उन लोगों को लगा कि जहाँ ऑफ़र मिल रहा है हमेशा की तरह जहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है वहाँ जा कर के इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये उन लोगों का कॉल था, उन लोगों ने लिया है। और वैसे भी जब देखिएगा पतझड़ आता है तो गाछ खड़ा रहता है, पत्ते टूट जाते हैं, खासकर कमज़ोर पत्ते। तो जो कमज़ोर थे वो टूट के बह गए हैं, जो स्ट्रॉन्ग था वो खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। जी ताज साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान का 42 यानी कि 42% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। जी आजकल आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे, यूथ एडुकेशन कंप्लीट करने के बाद फॉरेन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। जी जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि ये एक नया भारत है, न्यू इंडिया है, यंग इंडिया है। पॉलिटिक्स उनको अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? लैक ऑफ। मैं कभी आज तक बीजेपी पार्टी को थैंक्स नहीं किया हूँ, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतनी गलत नीतियों को लेकर लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो लोगों को लग रहा नहीं, अब पॉलिटिक्स में हम लोगों को भी आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए। हम लोगों के जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं उनके पास तो पता नहीं सर्टिफिकेट भी जो है वो नकली है, सही है, बट इंशाल्लाह हम लोग जो ये ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग कॉलेज से पास आउट होकर ग्रेजुएट करके PhD करके हम लोग अलहमदिल्ला पॉलिटिक्स पर ज्वाइन हो रहे हैं। ये बताने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि आने वाला जो हम लोग का देश है वो सुनहरा होगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर किसी हिस्ट्री के टीचर को आप वित्त मंत्री बना देंगे, फिनेंस मिनिस्टर, तो वो तो उल्टा पुल्टा करेगी। इसीलिए जो फाइनेंस में फाइनेंस के लोग जाने के लिए, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस के लोग आने के लिए, जो बेहतर जगह हो उसको भरने के लिए हमारी युद्ध जो है अब आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। आने वाला भविष्य हम लोग का हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया होगा इंशाल्लाह। हम लोग भी एक दिन सुपर पावर बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये लोग जो अभी जो हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं हमारे देश में, उन लोगों की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़ा होना पड़ेगा। जैसे जिस तरीके से आज ये लोग किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पिछले साल किसी और वक्त के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, आने वाले वक्त पे कुछ और धर्म के लोगों पर अत्याचार करेंगे। इससे पहले इन लोगों को हम लोग को रोकना होगा। जैसे इन लोग एक कंपनी बना के इन लोगों ने रखा है, इस कंपनी को हम लोगों को तोड़ना होगा। इसके लिए हम लोग को दोबारा जंग आज़ादी लड़ना होगा। मेरे ख्याल से हमारे दो वाला जो नीति हिंदुस्तान में चल रहा है ये चलने नहीं देना होगा, वरना आने वाला हिंदुस्तान का भविष्य और ख़राब है। मतलब मेरी इस बात से भी आप इत्तेफाक रखेंगे, शायद यही चीज़ देख करके हमारी CM साहिबा मोहतरमा ममता बंदोपाध्याय ने जनाब प्रशांत किशोर उर्फ PK के साथ मिलके यूथ इन पॉलिटिक्स का ये मुहिम बंगाल में लाया है, जिसके ज़रिए कई युवाओं को अलग अलग समाज से, अलग अलग इलाके से ले करके एक कैंप में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में हमें एक अच्छी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मिले, पढ़े लिख के पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मिले, जो खुद डिसाइड कर सके कि फ्यूचर में उसे इंडिया कैसा चाहिए। राइट आपने कहावत सुना होगा कि व्हाट बंगाल डज टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। सही बात, हमारी आज जो दीदी सोच रही है कल पूरा हिंदुस्तान सोचेगा, पूरे हिंदुस्तान हमारी दीदी के बताए रास्ते पे चलेगा। क्योंकि हम लोग सपना देखते हैं देश को ऊपर ले जाने का, देश के हित में बढ़िया सोचने का। हम लोग ये नहीं सोचते किस तरीके से देश को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से लाल किला को बेचा जाए, किस तरीके से रेल को बेचा जाए, किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन को बेचा जाए, किस तरीके से अपने दोस्तों का फ़ायदा किया जाए। हम लोग, हमारी दीदी का ये सोच है किस तरीके से आम पब्लिक का फ़ायदा हो, किस तरीके से लोगों के घर। अभी आप हम लोग के यहाँ स्ट्रीट में आप देख रहे हैं हम लोग के जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई स्कीम नहीं चला होगा जिसमें आपके घर आकर के सरकार हर आपका डॉक्यूमेंट्स को सही करके जा रही है। यकीन मानिए मेरे घर पे खुद ऐसा हुआ है। मेरे वालिद साहब बेड पे हैं, कमज़ोर हैं, उनके स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए लोग घर पे आके फ़ोटो करके लेके गए। तो मैं कैसे दीदी का शुक्रिया अदा नहीं करूँ, कैसे नहीं करूँ। आज तक किसी CM ने इतना नहीं सोचा होगा। आपने क्या, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, इस पैंडेमिक के दौर में कोई भी एक CM आपको रास्ते पे दिखा?
नहीं दिखा होगा, बट हमारी दीदी रोज़ रास्ते पे थी, लोगों की बेहतरी के लिए थी, लोगों की मदद के लिए थी। तो कैसे हम लोग उनके बारे में नहीं सुन करके, कोई एक ट्रैवलर आएगा वास्को डी गामा की तरह हिंदुस्तान घूमते घूमते यहाँ आकर के रुकेगा, उसको हम लोग वोट दे दें? हाउ कम? इट्स पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। जो आपके लिए करे आपको उसके लिए करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर बिट्रेइंग हिम और हर, दैट इज़ नॉट गुड, और हमारे धर्म में भी नहीं सिखाया जाता। जी अच्छा ताज साहब, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो हमारी व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगी, जी योर प्रेडिक्शंस फॉर इलेक्शन 2021। दीदी थी, दीदी है, इंशाल्लाह दीदी रहेगी। और जो ऑपोजिशन का दावा है, एकजुट हो चुका है कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में। बीजेपी पहले से थी, अब एमआईएम भी है। पहले सिर्फ एक ही दुश्मन था, एक ही कॉम्पिटिटर था सीपीआईएम, अब इतने सारे कॉम्पिटिटर को कैसे झेलेंगी आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग तो दुश्मनी पे भरोसा ही नहीं रखते हैं, हम लोग दोस्ती पे भरोसा रखते हैं। हम लोग प्यार बांटने वाले लोग हैं, तो उम्मीद है कि लोग हम लोग को प्यार करते हैं। इंशाल्लाह फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार बांटेंगे पूरे देश में। आज बंगाल में हम लोग बांट रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे हमारी दीदी पूरे देश में बांटेंगे इंशाल्लाह। एक दूसरे के साथ रह करके, राम और रहीम को लड़ा के नहीं, उनको मिला करके, एक दूसरे के ईद और दिवाली पे खुशियाँ मना के हम लोग जीना पसंद करते हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो माहौल है जी तमाम देश में, जी हर तरफ में लोग खुश नहीं हैं। किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, सब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जी खास करके हमारे बंगाल के लोग, और ऊपर से ये इलेक्शन। तो आप हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल के ज़रिए हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि आप लोग अभी आने वाले इलेक्शन में वही भूल मत कीजिए जो इससे पहले हमारे पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने दूसरे स्टेट में किया, दूसरे लोगों ने किया। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर के हमारी दीदी को सपोर्ट कर करके एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जिससे लोगों का भला होगा। लोगों का जब भला होगा, आप स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाइएगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने से क्या होता है, स्टेट के अंदर में बहुत सारा काम ऐसा है जिसमें बिना बाधा दिए वो कर सकती है हमारी सीएम, जो अभी भी कर रही हैं लोगों के भलाई। आज पहले के बनिस्बत हम लोग के बंगाल में आप जिस सेक्टर में भी जाइए, आप देखिएगा ग्राफ ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ नहीं गया। और आप और जा कर के देख लीजिए, जहाँ हमारी सो कॉल जो बहुत बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में है, उनके स्टेट्स का क्या हालत है। सिर्फ वोटिंग के टाइम पे सिर्फ प्रोमिसेस होते हैं, उसके तो फुलफिल नहीं होता है। हर एक वक्त पे एक नया प्रॉमिस, हर एक वक्त पे एक नया प्रॉमिस। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अपने जो अकल लगा करके, आँख से वो भक्ति वाला चश्मा हटा करके अपने देश को बचाने के लिए सही लोगों को चुनें, ताकि आने वाला हम लोग का कल बहुत उज्जवल हो। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब। क्योंकि आज जिस मोड़ पे हमारी देश खड़ा है, याद रखिए, अगर हम लोग अभी इसको नहीं संभाल पाएँ तो आने वाले वक्त में हो सकता है हम लोग का काउंटडाउन बांग्लादेश, नेपाल के नीचे हो। तो इसीलिए प्लीज़, हम लोग का देश एक सुपर पावर बन सकता है अगर हम लोग यूथ अगर ये चाह ले तो हम लोगों को इस पे वर्कआउट करना ज़रूरी है। और हम लोगों को उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है जो देश हित में गलत हैं, यहाँ के लोगों के लिए गलत है। फार्मर्स जो हमारे देश के, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, आज वो लोग रास्ते में, वो लोग परेशान हैं। 200 के आसपास हमारे किसान भाई मर चुके हैं। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर के, बोलना तो नहीं चाहिए, बट बहुत हम लोग ख़राब लगता है कि अभी तक एक बार उन्होंने इतना नहीं सोचा कि हमारे किसान भाई, उनसे एक बार बातचीत किया जा सके। करना चाहिए, ज़रूरी है। आप प्राइम मिनिस्टर एक फादर फिगर होता है कंट्री का। आप सिर्फ एक आंख से देख रहे हैं, दूसरी आंख से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, बट हम जो इस देश को चलाता है उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर कल को किसान अपना काम छोड़ करके हड़ताल पे बैठे रहें तो याद रखिए, एक टाइम ऐसा आएगा जो हम लोग खाने के लिए मरेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो इसीलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप लोग हमारे देश को आगे लेके जाने की कोशिश कीजिए, बजाय कि इसको तोड़ने, बर्बाद करने, ख़राब करने, बेचने की। आप चौकीदार थे, आप चौकीदार रहिए, मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि आप जब से मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, देश तबाही की तरफ जा रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, कल तक डीजल पेट्रोल कहाँ था, आज कहाँ आ गया है। कल सिलेंडर
गैस का चूल्हा का कहाँ था आज कहाँ है। क्या प्लीज़ और आगे लेके मत जाइए, वरना लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग पहले से पिछले 2-3 सालों में जितने बेरोज़गार हुए, आज तक हिंदुस्तान में इतने लोग बेरोज़गार नहीं थे। तो इसीलिए अपने दोस्तों के बारे में सोचना बंद कीजिए मोदी जी प्लीज़, और हम लोग सबके बारे में सोचिए, यही रिक्वेस्ट है। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग और देशों के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। एक दिन हम लोग भी सुपर पावर बन सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। टीम रूबरू और हम एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं मोहम्मद राहिल आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए और आपसे हमारी मुलाकात दोबारा हो इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, आज हम एंटरटेनमेंट की तरफ से एक छोटा सा इंटरव्यू उन्होंने किया है। मैं अपने छोटे भाई राहिल को दुआ देता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उनके चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह आप लोगों तक हम लोग की आवाज़ पहुँचाते रहें, और इसी तरह जो सही है उसके बारे में आप लोगों को बताते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।